जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 22 फरवरी और दिन है गुरुवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आप लोग हम लोग मिल करके जो पढ़ने वाले हैं एक बार उसको देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले हैं ये जानिए, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था आपका, ठीक है। एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो वहीदा रहमान को दिया गया है, 23वां दिया गया था, मतलब सॉरी 53वां दिया गया था। ये दूसरा चीज है, वो दूसरा चीज है, तो दोनों को मिलाना नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान देने का घोषणा बहुत पहले किया गया था और फाइनली अभी जाके दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत क्वेश्चन है आज आपको। अंतर मतलब इंटरनेशनल यानी आईएसए का जो है, ये जो सौर गठबंधन है उसका 119वां देश भी बन गया है। और फाइनली आपका जो है ये अभ्यास हो रहा है, शांति प्रयास हो रहा है, ये भी देख लेंगे। उसके बाद क्या है, फली नरीमन का निधन हो गया है। बहुत बड़े कानून भी थे और जानते हैं जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई थी ना, तो अपना जो है त्याग पत्र दे दिए थे। बहुत जबरदस्त आदमी थे। उसके बाद ये है ना, भारतीय मूल के लड़का है, सिंगापुर में रहता है, 8 साल का बच्चा है, ग्रैंड मास्टर को हरा दिया है, ठीक है। भारत में पहले स्किल इंडिया कहाँ खेला गया, ये सारा चीज क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, दादा साहब तो बता ही दिए। उसके बाद चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो आप पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहाल कर दिया गया है, यानी बीजेपी वाले को बोला कि आप खत्म कीजिए और आप वाला जो है वो मेयर होंगे। तो कौन सा आर्टिकल के तहत ये काम हुआ है, ठीक है। इस सब चीजों को बिल्कुल भी हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधीन जो शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट अपना शक्ति का प्रयोग कैसे करता है, ठीक है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष पावर है, विशेष अधिकार है, तो इसका बहुत आलोचना भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है। कभी काल ये सेहत के लिए बढ़िया होता है और कभी काल सेहत के लिए, मतलब राज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेहत अपना सेहत नहीं समझना है। तो चलिए आगे बढ़ता है। आगे क्या बढ़ना है, शुरू यहीं से करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल भी समझते चलिएगा। अभी क्या है ये जान लीजिए कि फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान क्या है भैया, सेवेलिया डी लॉ लीजियन ऑफ ऑनर, यानी इसको क्या बोलिएगा, लीजन। इसको आप इंग्लिश भाषा में कहिएगा, ये तो फ्रांस वाला हो गया, ठीक है। तो लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार होता है फाइनली, ठीक है। 2022 में ये पुरस्कार का घोषणा कर दिया गया था। कब? 2022 में, ठीक है। मगर ये दिया नहीं गया। किसको देने का घोषणा किया भाई? तो ये है शशि थरूर। ये कौन है? ये कांग्रेस के बहुत बड़े गद्दावर नेता है, पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, ठीक है। और फाइनली 2009 से लेके अब तक ये क्या है भैया, 2009 से लेके अब तक ये क्या है, सांसद बने हुए। कहाँ पे भैया? केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, वहीं के ये सांसद है, 2009 से है। बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, पूर्व राजनयिक रहे हैं। 2022 में ये घोषणा देने का बात कहा गया था, ठीक है, बट दिया नहीं गया था। अब जाके फाइनली ये आपको दिया गया है। तो हम लोग के लिए क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब शशि थरूर जैसा हस्ती की बात होगा तो यहाँ थोड़ा सा जान लेंगे। ये हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, ठीक है, हर एक चीज के बारे में अपना राय रखते हैं। ये है शशि थरूर, ठीक है। 2009 से समझ रहे हैं, राजनयिक भी रहे हैं, 2009 से संसद रहे केरल जैसे स्टेट में, जहाँ का लगभग लोग लिटरेसी रेट हम लोग के इंडिया में सबसे अधिक कहाँ का, केरल का, ठीक है। तो वहां से ये सारा चीज है। तो ये सम्मान जो है ना 2022 में देना था और फाइनली ये पुरस्कार जो है कहाँ के दिए भैया, वहां का जो सीनेट है, सीनेट के अध्यक्ष कौन है, लार्चर ने इसको दिया है ये पुरस्कार, ठीक है। थरूर जो है पूर्व राजनयिक रहे, 2009 से केरल के भी रहे। इसका प्रमुख पुस्तक है, इसको बिल्कुल भी देखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये, ठीक है। ये कौन सा है तो क्या कहिएगा, ये शशि थरूर का है। बहुत बार पूछा हुआ है ये बुक, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसका पुस्तक लिखा हुआ है, शशि थरूर का है। पैक्स इंडिया ये किसका, उसी का है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल ये भी किसका है, तो ये शशि थरूर का है। ये है वहां के सीनेट के अध्यक्ष है, ये हमारे शशि थरूर जी है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। बात समझ गए हैं। अभी हाल फिलहाल में 2023 में जो हम लोग को ये गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसको भी जो है आपका लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। एक इसरो के अभी जो है महिला वैज्ञानिक थी ललिता अंबिका, उसको भी पुरस्कार दिया गया। ये फ्रांस का वो सर्वोच्च सम्मान नहीं है, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है। तो 3 आदमी का नाम बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये 2022 के लिए शशि थरूर जी है जो अभी मिला है। 2023 में किसको दिया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी को लीजन ऑफ ऑनर। उसके बाद ललिता अंबिका इसरो की है, ठीक है, महिला है, विज्ञान के क्षेत्र में वहां का जो सर्वोच्च सम्मान ही माना जाता है उसको दिया गया। ये पुरस्कार 1800 से दिया जाता है। ये है ना आपका नेपोलियन का नाम जानते हैं, बोनापार्ट नेपोलियन, ठीक है, अच्छा से जानते हैं आप लोग। उसी के द्वारा ये पुरस्कार का स्थापना किया गया था लगभग 1802 के करीब करीब, ठीक है। और फिर तब से ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार देती कौन है, तो वहां के जो है ना, जो सीनेट होता है, सीनेट का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये रहा आपका फ्रांस, ये है बिस्के की खाड़ी, इसको तो बिल्कुल भी जानते हैं। ये आपका इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय का नाम बता दीजिए आप लोग, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ के अभी जो है राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन, हम लोग के गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे। यहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे दुनिया के पहले गे प्रधानमंत्री बने हैं। कौन नाम है उसका भैया, उसका नाम है अटल है, गैब्रियल अटल का नाम बिल्कुल भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये है आपका फ्रांस, ठीक है। चलते हैं, ज्यादा लेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे लेट तो फिर आपका क्लास हो जाएगा लंबा। तो ये 2 चीज 4-5 चीज समझते जाइएगा, क्योंकि देखिए जो करंट इशू है, करंट इशू को लेके ज्यादा चलता है, ठीक है ना। इसका स्टैटिक पोर्शन को जो इंपॉर्टेंट है वो चीज
बताते ही चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, आईएसए का नया सदस्य कौन बना है, ठीक है, तो ये आईएसए को पहले ये जानिए। देखिए आईएसए का मतलब क्या हुआ भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, ठीक है। ये आया कब, तो ये आया आपका, हम लोग पढ़ते हैं ना, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हो रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, तो ये सब बात कहाँ रखा गया था सारा, तो क्या कहिएगा, पेरिस, कॉप पेरिस में हुआ था ना, तो कॉप कितना हो रहा था, कॉप 21 हो रहा था। क्या हो रहा था भैया, कॉप 21 कहाँ पे हो रहा था, ये पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो कॉप 21 में ये जो आपका आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस देख रहे हैं, वहीं से ये निकल करके आया। 2015 में इसका स्थापना होता है, इसका मुख्यालय अपना गुरुग्राम में है। तो इसमें फिर 2020 में क्या हुआ, संशोधन हुआ। कब हुआ भैया, 2020 में इसमें संशोधन हुआ, और इस संशोधन में ये कहा गया जितने भी यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं, इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य होंगे इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी फाइनली कितना हो गया है, 119वां देश माल्टा हो गया। कौन सा हो गया, माल्टा। ये मध्य भूमध्य सागर देख रहे हैं ना, तो भूमध्य सागर के मध्य में जो एक आपका इटली के पास सिसिली द्वीप है, ठीक है, तो सिसिली द्वीप के पास एक बहुत छोटा सा देश है माल्टा, एकदम बहुत छोटा सा देश है, एकदम बहुत छोटा सा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी अभी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो वही आपका फाइनली आपका आईएसए में आपका अभी शामिल हुआ है, ठीक है। तो 119वां देश बन गया है। इसके महानिदेशक कौन है, तो अजय माथुर है, ये बात याद रखिएगा। इसका मुख्यालय तो आपको बता ही दिए, गुरुग्राम में। इसका संशोधन हुआ था 2020 में। जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं इसके मेंबर बन सकते हैं। अब ये क्यों बन सकते हैं, क्या बात है, देखिए इसका मतलब क्या है ना, देखिए आप लोग जानते हैं ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश बनेंगे, इस देश को क्या करते हैं, सनशाइन देश कहते हैं, सनशाइन कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, कि यहाँ पे सूरज की रोशनी, सूरज का जो प्रकाश है, सनलाइट है, हमेशा सूरज का स्थिति कहां से रहता है, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीचों बीच रहता है। जहां पे सनलाइट होगा तो वहां पे सोलर एनर्जी बनेगा कि नहीं बनेगा, सोलर एनर्जी जहां पे सनलाइट होगा वहीं बनेगा। तो ऐसे देश को इसमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा योगदान भैया इसमें आइए। और 2030 तक जो है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका सौर एनर्जी जो है निर्माण करने की बात कहा गया है। 2015 में ये सारा चीज आपका निकल के आया था। तो माल्टा क्या है, माल्टा का राजधानी आपका वेल्टा है, ठीक है। माल्टा यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है। यूरोपीय संघ का सबसे छोटा राजधानी वाला देश आपका यही माल्टा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जानते हैं ना, ठीक है, तो वही यूरोपियन यूनियन का ये सदस्य है, ठीक है। आईएसए का स्थापना 2015 में हुआ था, और क्या कहिएगा, कॉप 21 में हुआ था। ये कहाँ पे हो रहा था भाई, जो पेरिस जलवायु सम्मेलन जो है, अभी आपका कॉप 28 हुआ ना यूएई में जी, तो उसी तरह से कॉप 21 हुआ था 2015 में। कहाँ हुआ था, तो क्या कहिएगा, ये हुआ था आपका पेरिस में, और वहीं से निकल के आया आपका क्या, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को क्या करना है, कंट्रोल करना है। और उसके बाद आईएसए का स्थापना, देखिए ये है माल्टा, ठीक है, एकदम छोटा सा, देखे ना, ये आपका भूमध्य सागर, जानते हैं भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं, जिब्राल्टर को कहते हैं। तो ये है आपका सिसिली द्वीप, ये है आपका इटली द्वीप, इटली है, यही के आपका प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है, और एकदम छोटा सा देश है यहाँ पे आपका माल्टा। और इसी माल्टा ने आपका बना है कौन है भैया, तो क्या कहिएगा, आपका आईएसए का सदस्य बना है। देखिए आपका जो स्थिति अभी बताते हैं, ऐसे करके जाता है इधर से ना, आपका फ्रांस होते हुए, सॉरी मिस्र होते हुए ऐसे करके जाता है आपका कौन देश, ये कौन रेखा, तो कर्क रेखा जाता है, फिर 0 डिग्री जाता है, फिर मकर रेखा जाता है। इसके अगल बगल में है, तो ऐसे देश को क्या कहते हैं, सनशाइन देश कहते हैं। मगर ये सनशाइन देश में नहीं आता है, ये थोड़ा सा ऊपर ही पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्थिति है, ये सब चीज को बिल्कुल भी समझते चलिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में दक्षिण अमेरिका का एक देश था, वही आपका इसमें जुड़ा था, और ये 119वां देश बन गया है। चलते हैं आगे, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। देखिए इसमें और एक चीज याद रखिएगा, इसमें संशोधन हुआ 2020 में, ठीक है। और 2020 में जो संशोधन हुआ था ना, वो संशोधन इंपॉर्टेंट है। आईएसए में संशोधन हुआ था 2020 में, उसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जितने भी देश हैं, ऐसे देश इसके क्या बन सकते हैं भैया, सदस्य देश बन सकते हैं। अब ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। देखिए ये क्या है ना, आपको बताते हैं। ये शांति प्रयास जो है ना, ये आपका बहुराष्ट्रीय है, इसमें लगभग 19 देश शामिल हो रहा है। जैसे कौन है भैया, बांग्लादेश है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, जितने भी देश हैं बगल में नेबरहुड वाली जितने भी है, ये सारे जो है आपका नेपाल के काठमांडू में एक जगह है, वहीं पे आपका ये उद्घाटन कल किया। वहां के नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है भैया, पुष्प कमल दहल प्रचंड है। इसका नाम बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये हमेशा क्या करते हैं, तो लाइमलाइट में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये जान लीजिए, इसका जो है नेपाल में किया जा रहा है। और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुआ है। 19 देश है, तो 19 देश में से एक देश पाकिस्तान भी है। ये हो कहा रहा है, आपका नेपाल में हो रहा है। देखिए जितने भी बहुराष्ट्रीय आपका युद्धाभ्यास है, उसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। अभी अपना सम्मेलन चल रहा है ना, 12वां संस्करण हो रहा है आपका विशाखापट्टनम में, कल राजनाथ सिंह भी गए थे, ठीक है। लगभग 50 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, वो नौसैनिक है कि नहीं। और ये जो है आपका 19 देश है, और ये क्या है भैया, शांति प्रयास है।
सूरज किरण हम लोग और नेपाल करते हैं सिर्फ अकेले, और शांति प्रयास क्या हो जाएगा, बहुत सारे देश मिलकर के करेंगे। तो यही है आपका शांति प्रयास, और ये है आपका नेपाल, और यही कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या कहिएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौडेल है। ठीक है, समझ के बाद इस अभ्यास में भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 119 देश, सॉरी 19 देश इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, और आपको अभी बताए थे, आपको बहुत बढ़िया सा अभ्यास बताए थे, नाटो का बहुत बड़ा अभ्यास चल रहा है आपका, तो उसको कमेंट करके बताइए, अभी हाल फिलहाल में बताए थे। ठीक है, यानी जो शीत युद्ध के बाद इतना बड़ा युद्ध अभ्यास नाटो कर रहा है, तो जो भी सब अभ्यास हो रहा है ना, देखिए सब थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है खाना, देख रहे हैं, कल वीटो लगा दिया अमेरिका, फिर से इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध रुकने वाला था अब नहीं रुकेगा, फिर वीटो लगा दिया, बोला कि नहीं रोकना है, अभी और चलेगा। तो 2 सप्ताह तक ये चलने वाला अभ्यास है। ठीक है, उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किया है। ठीक है, तो ये सारा चीज जानते हैं। देखिए ये नेपाल है, नेपाल किससे किससे सीमा साझा करता है भाई, तो ऊपर में क्या कहिएगा, इधर तिब्बत है, और इधर हम लोग हैं, और इधर कहाँ पे है, भूटान से नेपाल सीमा साझा करता है, क्या कहिएगा, करता है, कहिएगा कि नहीं करता है, बीच में कौन आ जाता है, सिक्किम आ जाता है। ठीक है, तो नेपाल से भूटान सीमा साझा नहीं करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए, यहाँ का स्टैटिक पोर्शन तो बहुत ज्यादा ही है, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये बात कहाँ से निकल के आया, मातृभाषा दिवस के लिए कोई तो लड़ा होगा, किसी का भी तो ध्यान गया होगा, ये हुआ क्या था, देखिए 1947 में हम लोग आजाद हुए, क्या कहिएगा, आजाद हो गए। आजाद होने के बाद भैया क्या हो गया, हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, और पाकिस्तान कब हो गया भाई, 14 अगस्त को हो गया। तो 14 अगस्त को जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो उस टाइम एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वहां पे उर्दू का ज्यादा वर्चस्व था, उसके बड़े लोगों का भाषा कहा जाता था, बोला जाता कि जो उर्दू बोल रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है, और जो बंगाली बोलता है वो क्या है, श्रेष्ठ नहीं है। तो आपको बोले ना, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान बराबर तत्कालीन, यानी उस टाइम का पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। तो पूर्वी पाकिस्तान में ये क्या हुआ, जैसे आजाद हुआ उसके बाद जो है 1948 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर दिया, उर्दू को जो है वहां का मतलब एक राष्ट्रभाषा, मतलब उसको भाषा का दर्जा दे दिया गया कि सबको जो है उर्दू सब बोलेगा, जो उर्दू नहीं बोलेगा वो सबसे गड़बड़ है, जो उर्दू बोलेगा वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश के लोग अभी भी यहाँ पे बंगाली बोला जाता है, बंगाल वाला कल्चर है, हम लोग 1905 में भी पढ़ते हैं, बंगाल विभाजन में बंगाली भाषा को लेकर सारा चीज हुआ था। तो यहाँ के लोग क्या बोले कि हम लोग कैसे करेंगे भाई, तो संभव नहीं है, हम लोग का भाषा को, अपनी संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। तो 1952 में जो ना यहाँ पे आपका क्या हो जाता है भाई, एक आंदोलन छिड़ता है अपना भाषा के लिए, ठीक है, अपना बंगाली भाषा के लिए। तो सबसे पहले मातृभाषा का जो आंदोलन दिखा जाता है आपका 1952 में, और इस आंदोलन में क्या हुआ, 21 फरवरी के दिन आपका जो है 4 छात्र जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, गोली की वजह से मर जाता है, बस इसी भाषा को लेकर के। ठीक है, और फाइनली ये भाषा आंदोलन इतना तूल पकड़ा कि फाइनली जाकर के 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग ही हो गया। और अगर आपको कोई पूछे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग क्यों हुआ था, क्या कहिएगा, मेन मुख्य जो कारण था भाषा ही था। मतलब जो मुद्दा होता है ना, हर एक चीज का एक मुद्दा होता है, तो मेन मुद्दा जो पकड़ा था भाषा ही पकड़ा था। 1948 में किसका, जिन्ना का निधन हो गया, तो उसके बाद ये भाषा को पकड़ा, और इसी भाषा आंदोलन को लेके ले गए, शेख मुजीबुर रहमान बहुत आगे तक ले गया, और फाइनली 1971 में आपका बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो ये हुआ क्या, 1999 में यूनेस्को जो है ना, उसको याद आया, यूनेस्को को लगा कि नहीं, यूनेस्को यही जानिए ना, UNESCO, यही तो होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा 1999 में क्या कर दिया गया भाई, कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई कि नहीं, और ये किसके लिए की गई थी, इसी याद को लेकर के 21 फरवरी 1952 के दिन जो छात्र मरे थे अपना भाषा के लिए, लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और इसी में मारा गया था, इसी को चिन्हित करने के लिए 21 फरवरी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 1999 को घोषणा किया गया, और फाइनली 2000 से ये दिवस मनाया जाता है। ये बात समझ गए, ये दिवस कब से मनाते हैं, 2000 से। देखिए डेट थोड़ा लसा लगता है, मगर आपको हम बताने का प्रयास, अभी देखिए नेपाल को स्किप कर दिए, नेपाल में ज्यादा आपको रुके नहीं, मगर वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट ये वाला एरिया में ये सारा चीज आपको क्वेश्चन यहाँ से रहता है, इसी वजह से देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का थीम क्या है, देखिए कोई भी दिवस हम लोग मनाते हैं ना, तो उसका थीम बिल्कुल भी थोड़ा सा जानते चलिएगा, क्योंकि थीम ही ज्यादातर पूछा जाता है, दिवस तो बात की बात है, खास करके अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपको बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा। ये क्या है ना, बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। तो बहुभाषी शिक्षा क्या है, जो अंतर पीढ़ीगत जो आपका शिक्षा का एक क्या माना जाता है, स्तंभ माना जाता है। ये दिवस के बारे में आपको बोल दिए, यूनेस्को द्वारा घोषणा किया गया था। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएनजीए ने क्या किया ना, 2007 में क्या किया कि अपने एक प्रस्ताव पास किया, उस प्रस्ताव में ये बोला कि सभी बोले जाने वाली जो भी भाषा है उसको संरक्षण करना है, और भाषाओं को बढ़ावा देने का एक आह्वान किया। और उसी तरह से यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा
के द्वारा 2008 में अंतरराष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया गया। अगर आपको कोई पूछेगा अंतरराष्ट्रीय भाषा वर्ष कब घोषित किया गया यूएनजीए द्वारा, तो क्या कहिएगा 2008 में, ठीक है। यूएनजीए का आने का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा कहता है, जो दिन प्रतिदिन का काम यूएन का जो निपटाने का काम यही करता है। और इस बार जो है 78वां आपका ये सेशन चल रहा है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। इतना बात समझते चलिएगा, ये अभी भारत भी आए थे। अब आगे चलिए, वर्ष 2000 से तो मनाते ही है 2000 से, ठीक है। 2018 के अब अपने थोड़ा सा इंडिया में आते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में लगभग 19,500 से अधिक बोली भाषाएं क्या बोला जाता है, मातृभाषा के रूप में बोला जाता है, ठीक है। और ये सारा चीज कहाँ पे है भैया, ये भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में है। हम लोग का अनुसूची है ना 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में हम लोग के भाषा के बारे में कहा गया है, भाग 17 में है। क्या कहिएगा, भाग 17 में, भाग 17 में। चलिए थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, भाग 17 में है हम लोग का भाषा के बारे में। और आर्टिकल कितना है, तो क्या कहिएगा 343। 343 में कहा गया है राजकीय भाषा होगा हिंदी, ठीक है। और एक भाषा आयोग का स्थापना होगा। अब भाषा आयोग के बारे में कब कहा गया है, 344 में, आर्टिकल 344 में क्या किया है, एक भाषा आयोग बनाया जाएगा 344 में। और राजकीय भाषा 343 में कहा गया, 343 के 1 में। अभी कोई एग्जाम में आपका पूछा हुआ भी क्वेश्चन है आपका 343 का 1 कि राजकीय भाषा हिंदी को घोषित किया गया किस आर्टिकल के तहत, 343 के। यानी 343 से ए से लेकर 351 तक आपका क्या है, भाषा के ही बारे में है, ठीक है। हम लोग का संवैधानिक स्थिति है। उसी तरह से टोटल जो है इस आपका 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, 22 भाषा है, जो भाग 17 में आता है। और आर्टिकल 343 बोली दिए, 344 बोली दिए। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 351 में कहा गया कि हिंदी बोली भाषा को प्रचार प्रसार कराएंगे। सरकार इस पे क्या करेगी, बढ़ावा देगी, मतलब आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा 351, ठीक है। और केंद्र और राज्य के बीच जो भाषा का संवाद होगा वो आपका 344 है, 45-46 में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के भाषा के बारे में कहा गया है आपका 49 में और 48 में, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको बिल्कुल भी जानते चलना है। हमारे यहाँ पे कितना भाषा है भाई, 19,500 बोली भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, ठीक है। जहाँ देखते नहीं है, हर 5 किलोमीटर में बोली भाषा चेंज हो जाता है हमारे यहाँ पे। दुनिया में बोली जाने वाली अनुमानित जो भाषा है लगभग 6,000 के दुनिया मतलब जो इंपोर्टेंट भाषा है उसमें से 43% में क्या है, संकट है। देखिए भाषा से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसी वजह से इन भाषा को समझते चलिएगा। तो क्या है, हम लोग का जो है भाषा जो है, क्या कहिएगा, भाषा जो है हम लोग हिंदी जो भाषा है क्या है, राष्ट्रीय भाषा है कि राजकीय भाषा है, तो क्या भारत का राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी दिवस भी मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर को 1952 से मनाते हैं, ठीक है। तो हिंदी दिवस अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछेगा तो क्या कहिएगा, 21 फरवरी को मनाते हैं। मातृभाषा यानी अपना अपना मदर टंग नहीं होता है, आपका अलग घर में अलग बोलते होइएगा, आपका ट्यून अलग होगा, आपका जो एसेंट होता है बोलने का नहीं देखता, किसी का अलग 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 होता है। आइए, फली नरीमन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन है भैया, ये फली नरीमन बहुत बड़े कानूनविद थे और इसका निधन हो गया है, ठीक है। और ये जो है ना, इसके जो है शोक संवेदना में हम लोग के प्रधानमंत्री जी निकल के आए, राष्ट्रपति निकल करके आए, जितने भी बड़े बड़े अपने देश के हैं सारे लोग निकल करके आए और इसको शोक संवेदना प्रकट किए। 95 वर्ष के थे जब 1975 में आपका क्या लगा था, इमरजेंसी लगा था। इस इमरजेंसी का बहुत घोर विरोध कर दिए थे और अपने जो है पद त्याग, ये हम लोग पढ़ते हैं ना अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, तो ये सोलिसिटर जनरल थे, ठीक है। और ये जो है ना अपना पद से त्याग दे दिए थे। तो आपका मुंबई हाईकोर्ट में वहां पे भी ये कार्यरत रहे हैं। अब बहुत सॉलिड आदमी थे, समझे। तो नरीमन को बिल्कुल भी याद रखेगा, पूछ देगा कि इसका संबंध किससे है, ये है नरीमन। इसके ये सुप्रीम कोर्ट में, इसका बेटा भी सुप्रीम कोर्ट में नरीमन क्या है, मतलब आपका न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो जाने माने क्या भाई, कानूनविद है, सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का बुधवार को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के अधिकारी क्या है आखिरी सांस ली है। नरीमन वकील के तौर पर 70 साल से ज्यादा अनुभव रहा है। नवंबर 1950 में फली एन नरीमन मुंबई हाईकोर्ट में के वकील के तौर पर क्या किया था, रजिस्टर हुआ था और फाइनली जाके हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये आके रहे, सरकारी वकील भी रहे, आप ये समझ जाइए, ठीक है। अब आइए दूसरे व्यक्ति के बारे में, इसका भी निधन हो गया। ये क्या है भाई, रेडियो के बादशाह कहे जाते हैं, ठीक है। आप लोग नेट चलाते हैं, गूगल चलाते ही होंगे, देखिएगा इसके बारे में, जानिएगा, इसका एक अलग ही पोजीशन माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है ना, रेडियो के जो प्रेजेंटर होते हैं जो बोलते हैं ना, उसी के ये जो है इसका नाम है अमीनी सियानी, ठीक है। अमीनी सियानी को क्या कहिएगा, रेडियो प्रेजेंटेटर थे और इसका भी जो है फाइनली 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसका एक अलग ही जलवा हुआ करता था, ठीक है। बिना संगीत के, बिना धुन के एक अलग ही आवाज होता है ना, एक आवाज, जैसे आवाज सब किसी का कोई सिर्फ आवाज से ही दिल जीत लेता है कि नहीं है, ये बोलने का शैली होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 11वें एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कुल कितना पदक जीता है। तो देखिए 11वां आपका एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा था, कहाँ पे भाई, ईरान के तेहरान में। कहाँ कहिएगा, ईरान के तेहरान में। यही के पास राष्ट्रपति ना इब्राहिम राय थे,
तो तेहरान में जो है आपका हो रहा था। देखिए ईरान के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, यही ईरान में रामसर साइट, रामसर सम्मेलन हम लोग पढ़ता है ना। तो यही ईरान के तेहरान में आपका हो रहा था ये आयोजन। हम लोग इधर से गए थे लोग और हम लोग फाइनली 4 पदक जीत करके लाए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है और 1 रजत है। तो इस गोल्ड और रजत को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो ईरान के तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 रजत सहित कुल 4 पदक जीते हैं, ठीक है। इस चैंपियनशिप में कुल 13 भारतीय थे, जिसमें से 6 महिला थी और 7 क्या था, पुरुष खिलाड़ी शामिल था, ठीक है। भारतीय मूल के अब दूसरे क्वेश्चन में ये तो समझ गए हैं कि इंडोर, अगर एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूछेगा तो क्या कहिएगा, ईरान के तेहरान में हम लोग कैसे लेके आए हैं, तो 4 गो लेके आए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है और 1 रजत है। कितना गए थे, 13 गो गए थे, 6 गो महिला है, 7 गो पुरुष है, ठीक है। तो ये हो गया ये आपका तेहरान वाला काम। अब यहाँ पे आते हैं ये बच्चे पे, ये है फाइनली सिंगापुर के, और कहाँ पे है भैया, भारतीय मूल के हैं। और ये बच्चा क्या किया, बहुत बड़ा कमाल किया है। इसका कमाल ये है कि भारतीय मूल के सिंगापुर के 8 साल का शतरंज का खिलाड़ी, क्या नाम है, अश्वेत कौशिक नाम है इसका। ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। जो स्विट्जरलैंड में एक मुकाबला हो रहा था, उसके दौरान पोलैंड के 37 साल के एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, और वो ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। उसको जो है, इसका नाम क्या है, सतोपा, ठीक है ना। तो जोसेक क्या है, जोसेक सतोपा को इसने क्या कर दिया, हरा दिया। एक 8 साल का बच्चा एक 37 साल के खिलाड़ी को हरा दे रहा है एक इवेंट में, ये अपने आप में इतिहास है। और आज तक ये करने वाले ये बंदा पहला हो गया कि 8 साल का बच्चा इतने ग्रैंड मास्टर को हराया है, ठीक है। तो क्या कहिएगा, अपने भारतीय मूल के बच्चे में, लोगों में एक अलग ही जज्बा होता है। अगर मौका मिल जाए ना तो पूरे वर्ल्ड को क्या करना, खल्लास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये सिंगापुर में रहता है, ठीक है। और सिंगापुर के जो, और अभी ये बात ये है कि सिंगापुर के जो अभी राष्ट्रपति बने हैं वो भी अपना भारतीय मूल के ही है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। यानी सिंगापुर पे अपना ही दबदबा चल रहा है, ठीक है ना। तो भारतीय मूल के क्या है, क्या नाम कहिएगा, अश्वेत कौशिक। क्या है भैया, ये तो शतरंज से संबंधित बच्चा है, 8 साल का बच्चा है। और फाइनली स्विट्जरलैंड में ये आपका मुकाबला हो रहा था, और फाइनली ये पोलैंड के कौन है भैया, जोसेफ सतोपा को पराजित कर चुके हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ये क्या है भाई, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करें। तो देखिए, पाकिस्तान हम लोग का पड़ोसी देश है, पहली बात है, हम लोग से कट के ही बना है, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा विवाद में भी रहता है। तो प्रधानमंत्री कौन बने भैया, तो इसका जो है इलेक्शन हुआ था आपका 8 फरवरी को। कब हुआ था, 8 फरवरी को। तब से लेके अब तक यहाँ पे विवाद चल रहा था और फाइनली हुआ नहीं। यहाँ पे सीट कितना है टोटल, इसका जो असेंबली का सीट है 336 सीट है, और जिसमें से 265 का चुनाव हुआ था, ठीक है। और इस 265 में सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई इमरान खान की पार्टी, जिसको लगभग 100, वही मानिए ना, 101 और एक आपका जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PML, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है। ये किसका है भैया, तो ये है आपका नवाज शरीफ का पार्टी, और इसका भाई है शहबाज शरीफ। तो ये पार्टी, और एक आपका पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, PPP, ठीक है। ये है किसका भाई, तो ये है आपका आसिफ अली जरदारी का पार्टी, ठीक है, जिसका जो है बिलावल भुट्टो, जिसको हम लोग कहते हैं, उसका बेटा है। तो PPP और PML ये दोनों का क्या हो गया, मिलान जुलान हो गया है। इसको है 75 सीट, ठीक है, और इसको है 56 सीट। और ये दोनों मिलकर के क्या करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में सरकार बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां का उन लोग का बजट सत्र शुरू होने वाला है, 29 फरवरी को डेडलाइन है। और फाइनली सारा बात निकल करके आ गया कि शहबाज शरीफ क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और वहां के राष्ट्रपति कौन होंगे, क्या कहिएगा, आसिफ अली जरदारी, जो बिलावल भुट्टो का पिता है, और उसका पार्टी का नाम क्या है, PPP, यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और इमरान खान का जो पार्टी है वो क्या है, तहरीक इंसाफ पार्टी। क्या कहिएगा, तहरीक, क्या बोलते हैं उसको, यही ना बोलते हैं, PTI ना बोलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, PTI, ठीक है। तो PTI, ये तीनों पार्टी का नाम याद रखिएगा। कहेगा कि PMLN पार्टी कहाँ का है, तो क्या कहिएगा, ये है शहबाज शरीफ का पार्टी है, ठीक है, जो वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब सारा चीज हो गया है, प्रक्रिया डेडलाइन दे चुका है, बात खुल करके निकल में आ गया है। तो वहां के प्रधानमंत्री कौन बन जाएंगे भाई, शहबाज शरीफ बनेंगे। ये शहबाज शरीफ कौन है, नवाज शरीफ का भाई है। और कौन पार्टी का है, PML यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है ये, ठीक है, ये नवाज है। और इसको टोटल कितना सीट है, 75 है। और PPP कौन है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, जो किसका है, तो आपका भुट्टो का है, ये बिलावल भुट्टो, हाँ, ठीक है। और उसका पिता कौन है, आसिफ अली जरदारी है, जो वहां के राष्ट्रपति बनेंगे। कौन है, ये आपका आसिफ अली जरदारी। तो ये दोनों आदमी का नाम याद रखिएगा। अभी इंडोनेशिया के भी बारे में बताए थे आपको कि इंडोनेशिया में भी इलेक्शन हुआ था, यानी एक दिन में रिकॉर्ड, सबसे बड़ा चुनाव कराने वाला विश्व में रिकॉर्ड बना लिया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो है आपका जोको विडोडो राष्ट्रपति थे, अब वो नहीं रहे, अपने उत्तराधिकारी अपना रक्षा मंत्री को दे दिया है। वहां पे भी डिक्टेटरशिप वाला कहानी चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा घोर विरोध हुआ है पाकिस्तान में, और निकल कर आपका सारा चीज क्लियर हो गया। थोड़ा पाकिस्तान को देखिएगा क्या, तो पाकिस्तान जो है 4 प्रांत में बटा हुआ है। सबसे बड़ा प्रांत जो है इसका पंजाब प्रांत है, जहाँ के जो है मरियम नवाज जो है वहां के क्या बनने वाले हैं, उस प्रांत के जो है, जैसे हम लोग का बिहार स्टेट है ना, मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह से उन लोग का भी मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो चलिए अभी उधर नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे तो लेट होगा, पहले हम लोग उधर देख लेते हैं। तो यहाँ का फिगर समझ गए हैं कि ये
द्विसदनीय है, सबसे पहली बात है इसका जो सीनेट जो उच्च सदन है, जैसे हम लोग का राज्यसभा है ना, तो सीनेट को क्या वहां का राज्यसभा को सीनेट कहते हैं, और ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो यही है आपका बिलावल भुट्टो, इसका पार्टी है आपका पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और इसका पार्टी का नाम क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी। ठीक है, हाँ चलिए यही है पाकिस्तान, थोड़ा सा देख लीजिए। ये है आपका पाकिस्तान, आपको बोले ना सबसे लाहौर है, रावी सिंधु नदी, लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, यही ना है लाहौर, ये लाहौर जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, पंचनद आके मिलता है कहाँ पे आपका पाकिस्तान में ना, आके पंचनद आके मिलता है। तो ये थोड़ा सा एरिया को आपको पता होना चाहिए। टोटल 4 प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत आपका पंजाब प्रांत है, फिर सिंध प्रांत है, फिर बलूच प्रांत है, ये फिर ऊपर में आइएगा तो ये आपका ये खैबर पख्तूनख्वा हो जाएगा, और हम लोग का ये जो है गिलगित बल्तिस्तान हम लोग का लेके रखा है, तो अभी हम लोग लेने वाले हैं। बात चल रहा है, अभी हम लोग पूरी टाइट है अभी दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। स्किल इंडिया कहने का मतलब क्या है भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 जुलाई को, क्या कहिएगा 15 जुलाई 2015 को जो है स्किल इंडिया मिशन का क्या किया था भाई, शुरुआत किया था। ठीक है, और इस तरह का मिशन का शुरुआत करने का मतलब स्किल नौकरी के लिए, उद्यमी के लिए, बिजनेस के लिए जो है इस तरह का आपको वहां पे क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई करवाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये हुआ है आपका उड़ीसा के संबलपुर में। उड़ीसा के प्रधान मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है, और हमेशा ये चर्चा में बना हुआ रहता है। तो स्किल इंडिया मिशन का शुरुआत कब हुआ था, तो क्या कहिएगा 2015 में। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाते हैं, और 15 जुलाई को ही मनाते हैं। तो इसी के याद पे, उसी के दिन पर 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये आपका मिशन शुरू किया गया था। तो स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 में शुरू किया गया था, और उसी के तहत आपका स्किल इंडिया सेंटर पहला खोला गया उड़ीसा के संबलपुर में। ये है हम लोग के धर्मेंद्र प्रधान जी। ये कौन है भाई, कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्री है, और साथ में शिक्षा मंत्री भी है। इसके द्वारा एक से अच्छा पहल किया जाता है। अभी फीफा के साथ आपको बोले थे ना, फीफा के साथ अभी हम लोग जो है फुटबॉल वितरण करेंगे, लगभग कितना लाख, 15 लाख, इससे भी ज्यादा करेंगे ना। तो यही सब काम करते हैं बच्चे के लिए, जो भी है कैसे भी आगे बढ़े। तो ये है आपका उड़ीसा का ये है संबलपुर। ठीक है, तो उड़ीसा को थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, अभी उड़ीसा में हाल फिलहाल में आपका यहाँ पे ब्लैक टाइगर देखा गया था। ठीक है, उड़ीसा अपने आप में बेहतर है, बहुत हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ का वही आपका हीराकुंड बांध उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में आपका सबसे ये जो खारे पानी का झील यहाँ पे कौन सा है, खारे पानी का झील सबसे पहले आपका जो है रामसर साइट में शामिल होने वाला आपका यही का था झील, चिल्का झील। ठीक है, और सबसे आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध महानदी नदी पे, यही है उड़ीसा में ही है। तो उड़ीसा अपने आप में एक क्या है, एक हमेशा फेमस बना रहता है। ठीक है ना। तो चलिए, तो केंद्र में शिक्षा कौशल को जानते ही हैं, धर्मेंद्र प्रधान है हमारे, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा संबलपुर में एक शुरू किया गया है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कौशल विकास दिवस 15 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, विश्व युवा कौशल विकास दिवस कब मनाते हैं, 15 जुलाई को मनाते हैं। चलते हैं आगे, चलिए बहुत क्वेश्चन है भाई। ये है आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड अलग होता है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अलग होता है। अभी पहले हम दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 1969 से दिया जाता है, 1969 से दिया जाता है, और सबसे पहले पाने वाले थे देविका रानी रोडी का। ठीक है, और अभी जो दिया गया है फिलहाल आपका 2023 में, तो ये 53वां दिया गया है। ठीक है, 53वां, और वहीदा रहमान को दिया गया है। कौन है, वहीदा रहमान है। ठीक है, ये बात जानिए। और इसकी पुरस्कार राशि अभी फिलहाल में आपको परसों का वीडियो देखिएगा, आपको हम बताए थे 10 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 15 लाख कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड है। ठीक है ना, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब वितरित किया जाता है तो उस टाइम दिया जाता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के को आप लोग जानते होइएगा, हम उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये अलग है। अब यह है क्या, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल कहने का मतलब है जैसे फिल्म फेयर होता है ना, तो उसी तरह से ये फिल्म फेस्टिवल आपका आयोजित किया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो ये जो है, ये शाहरुख खान जी है। शाहरुख खान जी का ये सबसे बड़ा फिल्म आपका जो है जवान में भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। तो बेस्ट फिल्म कैटेगरी में शाहरुख खान के जवान को दिया गया है। बेस्ट हीरो का अवार्ड भी आपको शाहरुख खान को मिला है, ये बात समझ गए। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो हीरोइन का अवार्ड है वो आपको रानी मुखर्जी को मिला है। और वो किसके लिए, मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, एक मूवी था रानी मुखर्जी का। ठीक है, उसी में आपको रानी मुखर्जी को मिला है। और इंटरनेशनल फिल्म में बेस्ट फिल्म कौन सा हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, ओपेनहेमर। ठीक है, तो ये 3-4 चीज पहले याद कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे ज्यादा अंदर में देखिए, इसमें जो ना क्रिटिक्स पे भी दिया जाता है, तो उसमें नहीं जाना है, सब पूछेगा नहीं। जो इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट को देखिए, बाकी बच्चा कभी आज तक नहीं पूछा है तो आगे भी नहीं पूछेगा, है कि नहीं। हम लोग बात उसी में करते हैं जो पूछा जाता है। तो इस बार क्या कहिएगा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट हीरो का अवार्ड शाहरुख खान को जवान के लिए, बेस्ट हीरोइन का रानी मुखर्जी को किसके लिए, मिसेस चटर्जी वर्सेस के लिए, बेस्ट इंटरनेशनल
ये आपका जो है फ्यूचर फिल्म का अवार्ड किसको, तो क्या कहिएगा ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर का कौन है भैया, डायरेक्टर कौन थे, तो ये आपका नेलोन था भाई, क्रिस्टोफर नेलोन नाम है उसका, ठीक है, उसी को दिया गया। अभी बताते हैं यहाँ से क्वेश्चन और भी है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया किया दादा साहब फाल्के अवार्ड। अभी हाल फिलहाल में आपका फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, जो सबसे बेस्ट फिल्म था कौन, 12th फेल। बेस्ट हीरो कौन था, तो आपका रणबीर कपूर, ठीक है। बेस्ट हीरोइन कौन थी, तो आपका आलिया भट्ट थी। फिल्म फेयर बोल रहे हैं, अभी इंडिया में है, ठीक है। अब आइए इंडिया में इफ्फी हुआ था, इफ्फी गोवा में हुआ था 54वां, ठीक है, कहाँ हुआ था 54वां। इफ्फी में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा मिला था, क्या कहिएगा एंडलेस बॉर्डर, जिसको गोल्डन पीकॉक कहते हैं, उसके डायरेक्टर कौन थे, अब्बास अमीनी। ये बात समझ गए। आपका इफ्फी में एक अवार्ड दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड, जिसको क्या मिला था, माइकल डगलस को, क्या कहिएगा माइकल डगलस को। ये इतना तो बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। और सबसे पहले ओटीटी आपका पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था आपका इफ्फी में, वो पंचायत 2 को दिया गया था। ये 3-4 चीज याद रखिएगा, साल भर आपको काम आने वाला है, मतलब 2025 के जनवरी तक। उसके बाद अब आइए इंटरनेशनल में अभी हाल फिलहाल में अभी आपका बफ्ता हुआ था ना, ब्रिटिश टेलीविजन वाला होता है, अभी परसों दिन बताया था। तो बफ्ता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 7 पुरस्कार पाया था ओपेनहाइमर। यही आपका जो है नेलोन के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन का ही फिल्म है, 7 पुरस्कार। तो इसका जो हीरो है, ठीक है, हीरो मर्फी था, उसको भी मिला था। और इसका जो एक्ट्रेस था कौन था, उसका नाम वही ना था, कालियान करके नाम था, ठीक है। तो ये 2-3 आदमी का नाम रखिएगा। ओपेनहाइमर इस बार जो है आपका बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। उसके बाद आइए गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी ओपेनहाइमर को ही दिया गया था, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आइए अभी हाल फिलहाल में दिया गया कि कौन सा अवार्ड भैया, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड में हम लोग के भारतीय का नाम याद रखिएगा बिल्कुल भी, वो आपके जाकिर हुसैन जो है तबला वादक जी थे, ठीक है, और एक शंकर महादेवन थे, ठीक है। तो हम लोग इस बार क्या कर, वर्ल्ड जो म्यूजिक है वो किसके लिए लेके आए थे हम लोग, ये उसका म्यूजिक का नाम क्या था भैया, वो अरे बढ़िया नाम था ना, शक्ति बैंड, ठीक है। तो शक्ति बैंड का द फ्यूजन, ठीक है, तो उसी बैंड के लिए हम लोग को दिया गया है इस बार क्या, तो क्या कहिएगा ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। हो गया, एमी अवार्ड भी बताया था। तो ये सारा आपका अब तक का जो अवार्ड दिया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो चलें आगे बढ़ें। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन था आपको हम बता चुके हैं, बहुत लंबा हो गया, आगे चलते हैं। अब ये क्या है, चुनाव, ठीक है। मेयर चुनाव में एससी ने क्या किया, इस नियम से दिया बीजेपी को झटका। बीजेपी को झटका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हुआ था इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन जानते हैं रिटर्निंग अधिकारी के करवाया जाता है, और रिटर्निंग अधिकारी का नियुक्ति कौन करता है, कोई भी इलेक्शन करवाने के लिए मेयर के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी के तहत वो चुनाव संपन्न करवाया जाता है। रिटर्निंग अधिकारी का जब भी नियुक्ति करेगा यानी बनाएगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे, तो सर्वोच्च पदाधिकारी हम लोग किसको बोलते हैं, डीएम को ही मानते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है कलेक्टर जी, तो कलेक्टर जी के ही द्वारा उसको क्या कर देंगे, नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, और फाइनली वो ये आपका इलेक्शन करवाता है। तो वहां पे हो गया था धांधली, इसके बारे में हम सब कुछ बताएं, उतना ज्यादा नहीं जाएंगे। तो फिर आया बात सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जब 8 जो मत था, ठीक है, टोटल यहाँ पे खेल था 36 मत का, 36 मत में से चलिए उधर नहीं जाएंगे, तो 36 मत में से 8 मत क्या जीतने के लिए कितना चाहिए था भैया, तो अब 18 चाहिए था ना, 18 दूना 36 वही है, 18-19 चाहिए था, ठीक है। तो 19 में से ना ये लोग कांग्रेस और आपका गठबंधन हुआ था, जिसमें से कांग्रेस और आप ला रहा था, अपने बहुमत तक था। इस कुछ वोट बैलेट पेपर को खराब करने के कारण यहाँ पे वो लोग चले गए कहाँ पे भैया, तो कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये चीज को फैसला को पलट करके बोला, जो आपका जो कैंडिडेट था कुलदीप कुमार टीटा, क्या नाम है उसका, कुलदीप कुमार टीटा, तो कुलदीप कुमार टीटा को बोला है कि ये जो आपका रिटर्निंग अधिकारी थे अनिल मसीह जी, वो बहुत गड़बड़ किया है, और उसको बोला है कि आप चलिए साइड होइए। बीजेपी के थे मनोज कुमार सोनकर, उसको बोला कि आप साइड होइए, और जो मनोज आपका ये अनिल मसीह जी थे, उसको बोला कि आप पे कार्रवाई होगा, और आप वाले को बोला है, कुलदीप कुमार टीटा को बोला है कि आप जाकर के मेयर का कुर्सी संभालिए, ना कोई इलेक्शन होगा, ना कुछ गड़बड़ी होगा, ना मनोज कुमार सोनकर वहां पे जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जो उप मेयर का चुनाव हो बाद में बात देखा जाएगा। ये कौन बोला है, आपका सुप्रीम कोर्ट बोला है। किसना आर्टिकल के तहत बोला है, 142। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब इतना बड़ा कोई कानून कोई नियम नहीं, एकदम आए पावर में बोल दिए। तो ये आर्टिकल है भाग 5 में आपका ये सब ना बोला गया है। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्यों बोलता है कि कोर्ट है, जो करेगा कोर्ट करेगा, तो कोर्ट के पास पावर होता है विवेकाधीन शक्ति। ये शक्ति के 142 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है ये जानिए। 142 सुप्रीम कोर्ट में क्या है, विशेष शक्ति देता है, जो उसको उसके सामने जो लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, उसको यह अधिकार देता है
142 सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति देता है, जो उसके सामने कोई भी लंबित किसी मामला हो, जो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए वो क्या है, तत्पर है, जो उस पर कोई रोक नहीं लगाएगी। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक जो कानून बनाता है, यानी संसद के द्वारा जब तक कोई कानून नहीं लाया जाए, जब तक वो कानून इंप्लीमेंट नहीं हो, तब तक वो चीज क्या रहे, लागू रहे। तो आपका अनुच्छेद 142 थोड़ा सा आ गया है चर्चा में। तो क्या कहिएगा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुलदीप कुमार टीटा को आपका जो कैंडिडेट है उसको बोला कि आप मेयर बनिए, कौन सा आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाया, तो क्या कहिएगा, 142 आर्टिकल क्या है, तो 142 आर्टिकल क्या कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधीन शक्ति है, वो चाहेगी कोई भी अपने विवेक से फैसला ले सकता है, यानी क्या बोलता है, न्याय का मूर्ति है, न्याय दे सकता है। कोई भी मामला लंबित हो जाए, उसको लगेगा कि नहीं ये बात गड़बड़ हुआ है, अभी बोले ना 8 वोट उसका गड़बड़ हो गया, तो पूछा कि आप क्यों इसमें छेड़छाड़ कर रहे थे, आपको क्या जरूरी था। रिटर्निंग अधिकारी का काम क्या है कि आप जो भी है बस अपना सिग्नेचर कीजिए, पास कीजिए, आप उसमें रगड़ रहे हैं, घस रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से कुछ नहीं होगा, कहानी खत्म कीजिए, आप साइड होइए और आप बनिए और आप निकलिए, ठीक है। तो ये सब चीज कहाँ हुआ है, आपका चंडीगढ़ में हुआ है। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में बिल्कुल भी बताए थे, नगर निगम नगर पालिका, वो वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है तो मेयर का चुनाव, मगर ये बात जान लीजिए भैया, पूरा इंडिया में ये चीज आपका छाया हुआ है, सब जगह छाया हुआ है, 142 भी छाया हुआ है, ठीक है। क्या आर्टिकल 142 का है, आर्टिकल 142 में बहुत बार विरोध भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या करता है, शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलता है, दो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय कराने के लिए। अभी आपको बोले हैं कोई भी मामला लंबित हो, मामला लंबित है कि नहीं है यहाँ वाला, तो इस सब सारी चीज को लेकर के ये सारा चीज आपका हुआ है, ठीक है। तो अद्वितीय शक्ति प्रदान करता आर्टिकल 142 के विरुद्ध होता रहा है, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, मनमानी शक्ति आ जाता है। तो हम लोग चीफ जस्टिस कौन है, तो क्या कहिएगा, डीवाई चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या रहा, क्वेश्चन रहा। और ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, तो हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन और नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक था। आज का वीडियो यहीं तक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल यानी 23 फरवरी को, तब तक के लिए नमस्कार।